नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये झांसी का स्पेस म्यूजियम का नज़ारा है। झांसी आंतरिक संग्रहालय। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इंडिया में पहला स्पेस म्यूजियम है डिजिटल। इतना खूबसूरत बना हुआ है और हम अंदर लेकर भी चलते हैं और दिखाते हैं। अब जैसे ही गर्मी आ रही है तो लोगों का जमावाड़ा खूब रहेगा देखने के लिए। सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पर टिकट काउंटर है। 50 रुपये प्रति व्यक्ति जैसा बताया जा रहा है। 6 साल से 12 साल के बच्चों का हाफ टिकट लगेगा 25 रुपये। इसके बाद 12 साल के ऊपर जो बच्चे आते हैं उनका 50 रुपये लगेगा। काफ़ी खूबसूरत बना है। जैसा कि बताया जा रहा है कि स्पेस म्यूजियम इंडिया में पहला एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जो आपको देखकर दिल खुश हो जाएगा। नमस्ते आंटी जी। अच्छा। और देखने आए म्यूजियम? बता रहे हैं इंडिया में पहला म्यूजियम है ऐसा डिजिटल इंडिया में, स्पेस म्यूजियम के नाम से। तो आपको अच्छा लगता मार्केट संवाद? सारी जानकारी मिल जाती है। धन्यवाद भाई साहब। अरे भाई साहब आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। जी आप लोग आप लोग देखते हैं तो हमारा मन करता है। आप लोग देखते हैं तो मन करता है बनाने का। धन्यवाद। जी नमस्ते। ये मेन गेट है जो आप देख रहे हैं। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। बस थोड़ी देर में यहाँ से शुरुआत होगी। जैसा कि सामने आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं ये सारी राशियाँ दिखाई दे रही होंगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बस थोड़ी ही देर में जैसा कि लोग आके इकट्ठे होते जा रहे हैं, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तभी शुरुआत करते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं दीवार पे चित्रकारी, यहाँ से शुरुआत होगी। अब शुरुआत हो गई है। ये स्थान हमारे ब्रह्मांड के कई चमत्कारों को आपके सामने लाने के लिए हम सबका एक प्रयत्न है। आपको ये दिखाने के लिए कि हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और हमारे ब्रह्मांड के दुनिया के कई सारे खिलाड़ी मेरा नाम आर्यभट्ट है। मेरा जन्म लगभग 476 ईस्वी में बिहार राज्य के कुसुमा, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि आज आधुनिक आप सामने देख रहे होंगे आर्यभट्ट। उस समय पाटलिपुत्र पर गुप्त वंश का शासन चला था। इस अद्भुत धरा से मुझे संबंधित होने पर गर्व है, जिसने विश्व को ज्ञान, मार्गदर्शन तथा सबसे ज्यादा सत्य की खोज की दाद दी। पर माता सरस्वती उनकी आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए श्रेय है। मुझे फोनेमी नंबर रोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें संख्याओं को हम सभी ब्रह्मांड का अंग्रेजी नाम यूनिवर्स, लैटिन शब्द यूनिवर्सल से लिया गया है, जो कि अंतरिक्ष और समय से बना है। ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी विवरणों में से एक है।
ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। ये आप जो देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के द्वारा झांसी में बनाया गया है जिसका स्पेस म्यूजियम। आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरुआत से मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए। एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद जिसे लगभग 10 की घात 32 सेकंड में इन्फ्लेशनरी इपॉक के नाम से जाना जाता है, से इसका विस्तार हुआ है। फोटो क्यों लग गया? इसने पहले परमाणु उपकणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति दी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर, ये जो आप देख रहे हैं मार्केट संवाद पर तो देखोगे, लेकिन जब यहाँ पर आकर खुद देखोगे वातानुकूलित एसी से भरपूर ये म्यूजियम इंडिया का पहला म्यूजियम है, तो कुछ तो खास होगा। ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था। न्यूज़ में हम लोगों की फोटो डाल देना। इस तरह पहली आकाश गंगा, सितारे और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज अब हम आपको और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। बच्चों को जानकारी के लिए बहुत अच्छा म्यूजियम है, क्योंकि सारा विज्ञान का खेल है। प्रारंभिक कर्म और समय समय की एक ऐसी संक्षिप्त अवधि जो शून्य समय से एक ब्लैंक समय की इकाई तक फैली हुई है, जो लगभग 43 की घात 10 सेकंड है। ब्लैंक इपॉक के बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार का विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई। और इस तरह ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत और पदार्थ प्रधान युग के प्रारंभ को चिह्नित किया। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर पदार्थ ने बड़े गैस के बादल बनाए, जिनसे तारे और आकाश गंगाएं पैदा हुई। ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नाम जिसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता है। लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः इतना विस्तारित हो गया था कि जिसके पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। इससे वर्तमान में अंधकार ऊर्जा प्रधान युग की शुरुआत हुई। संयोग से डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। हम आपको और अंदर लेकर चलते हैं।
पूरा स्पेस म्यूजियम घुमाते हैं। ये वाला टच मत करिएगा ना, किसी को करने दीजिए। अभी आगे ये वाला ले लीजिए। सुनने का है, देखना वहाँ पे है। आप देख रहे होंगे सब लोग आनंद लेते हुए देख लो। अभी घर चलना आ जा। अच्छा करने को खाना देखो, इसमें आ गया। देखो इसमें आ गया। हम और खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। बच्चों को ज़रूर दिखाएं। ये पूरा म्यूजियम विज्ञान से संबंधित है और इंडिया में जैसा कि बताया जा रहा है कि स्पेस म्यूजियम पहला है। बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि हम अंतरिक्ष में आ गए हैं। दुनिया चांद पर कदम जमा चुकी है, तब भारत भी आसमान को करीब से छानने की तैयारी में जुटा है। इस सपने को साकार करने के लिए तब महान वैज्ञानिक ने कई नामचीन चेहरे एक ऐसे संस्थान को खड़ा करने में लगे थे जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबर हम तक पहुंचा सकता था। और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत के धरातल पर उतरी। जितना रोचक इसकी स्थापना का प्रसंग है, उतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प है। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट के कलपुर्जे बैलगाड़ी और साइकिल तक से ढोए गए थे। 54 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए हैं। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ लोहा मान रही है, बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है, मगर वो आज इस मंजिल तक पहुंची है। चलिए डालते हैं एक नजर उसकी अब तक की यात्रा पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है,
इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी। दो महान वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया। अपनी सोच और समझ ने इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1969 में इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ही तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। इसरो का मुख्य कार्य वैसे तो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाना, उसका विकास और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। लेकिन इसरो समय समय पर संचार उपग्रहों को भी डिजाइन कर उन्हें अंतरिक्ष में भेजता रहा है। यदि आज के समय तक इसरो की कामयाबी के बारे में बात की जाए तो इसरो द्वारा सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए गए। इसरो ने केवल भारत के लिए ही यान लॉन्च नहीं किए, बल्कि इनमें से अधिकतर यान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसरो ने अब तक पूरे भारत में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा साल 2013 में, जिसे मिशन मंगल का नाम दिया गया। पृथ्वी लगातार बदलती रही। ये इस विशाल ब्रह्मांड में अपने लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति हासिल करने की इसी तथ्य में कि जहां तक हम जानते हैं ये एकमात्र है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाए। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में आ गई। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से जहां पर जीवन की प्रथम रूप दिखाई दी, समुद्र के सबसे पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मैंटल और 20 सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य एक खूबसूरत नज़ारा स्पेस म्यूजियम झांसी का है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक गोल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक गोल की सीमा पर तरल बाहरी गोल पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्रमिक शीतलन के कारण प्रति अरब वर्ष लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर में निर्मित कन्वेक्शन करंट्स, अर्थात हमारे ग्रह की चुंबकीय फील्ड्स का निर्माण करती है। ये हमारे ग्रह के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र ही है, जो हानिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम पर हमला करने से रोकती है। कल्पना कीजिए, यदि मात्र एक दिन के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड्स न होते तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गति जो हवा, तापमान, चलो बच्चे तो ठीक है, गहराई की रूपरेखा और तटरेखाएं, साथ ही अन्य धाराओं की दिशा जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट बनाती है और उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं जहां से वे यात्रा करती हैं। धरती माँ ने अपने ऊपर जीवन को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में स्वयं को विकसित किया है। उसने ये सुनिश्चित, परंतु जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। इसके बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर होना पड़ेगा।
और अपने मूर्खतापूर्ण उपभोग के कारण कई प्रजातियों को बर्बाद कर चुके हैं। पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनी देनी शुरू कर दिया है। प्रमुख जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय टोपी का पिघलना, जो कि हमारे मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, न केवल उसके भंडार को बर्बाद करता है बल्कि पृथ्वी की ऊपरी तह को भी विकृत करता है, जिसके फिर दूरगामी परिणाम होते हैं। हम अपनी भूमि के उपजाऊपन को कम कर रहे हैं और इसकी हमें उपज देने की क्षमता चिंताजनक दर से कम हो भी रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ आने वाले भविष्य में भोजन की कमी होना स्वाभाविक है, जिससे दंगे, युद्ध और अंततः संपूर्ण विनाश होगा। अभी भी समय है, जाग जाए। ये हमारा एकमात्र घर है। धरती माँ ने हमें जीवित रहने के लिए बहुत कुछ दिया है। इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। आइए आज हम सब ये प्रतिज्ञा कर सुनिश्चित करें कि हम इस ग्रह को और भी अधिक सचेत बनाएंगे।